सूरज सूरज कहाँ है इसके? पूरब में कि पश्चिम में? सूरज पूरब में, तो यहाँ पर सूरज मामा, सूरज चाचा, ये सूरज है। ठीक, अगर पृथ्वी ऐसी होती, हमको सोचो, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े और यहाँ पर कोई आदमी टॉर्च जला लिए, तो मेरा कौन सा अंग रोशनी से होगा, कौन सा अंग बिल्कुल अंधेरे में आ जाएगा? अगर 23.5 डिग्री के झुकाव ने दिन और रात को असमान बना दिया, अगर पृथ्वी बिल्कुल 0 डिग्री झुकी होती तो दिन और रात क्या होते? समान होते। पृथ्वी का टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकने के कारण इन दिन और रात में असमानता आई। मेरा क्वेश्चन क्या है? सूरज स्थिर है और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगा रही है, लगा रही है। ध्यान रखना, सूरज कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। यानी सूरज की जो लंबवत जिस दिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त की डेट को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से क्या करेगा? झंडा नीचे है, झंडा पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर खुल जाएगी उसकी गांठ और झंडा फहराने लगेगा। ठीक है, ये संकेत है कि भारत आज़ाद हो गया। और 26 जनवरी को ये संकेत है कि भारत अब गणतंत्र हो गया, मतलब झंडा ऊपर ही रहेगा, ऊपर से ही गांठ खुलेगी और झंडा फहराने लगेगा। दोनों में अंतर है। ठीक है, आज़ादी के समय, मतलब सॉरी, 15 अगस्त के दिन झंडा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंचा, ऊपर खोला तो झंडा फहराने लगा। ये 15 अगस्त की कहानी। 26 जनवरी जब गणतंत्र लागू हुआ, तब संविधान लागू हुआ, तब झंडा ऊपर ही है, क्योंकि आज़ाद हो चुका है ना, अब झंडा फहराएगा फिर। तो फ्लैग होस्टिंग ऑफ फ्लैग एक शब्द है, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको। ये सब चीज़ें, कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए भाई तुम लोग को, नहीं? चलो, हाँ, लहराया जाएगा, रोहड़ होगा, हाँ जी हाँ। अच्छा ठीक है। ज्योग्राफी में एक अध्याय की समाप्ति हो चुकी है ना? आज दूसरे अध्याय की शुरुआत होगी। बढ़िया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। ठीक, भारत में मानसून कैसे आता है, मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून को लाने के लिए प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, जैसे ला निनो हो गया, जैसे अल निनो हो गया, जैसे मेडन जूलियन ऑस्किलेशन हो गया, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल हो गया। ये सारी चीज़ें आज आपको, आज नहीं, आने वाली क्लासेस में पता चलेंगी। ठीक, लेकिन जलवायु विज्ञान समझने से पहले हमें समझना है एक्चुअल अर्थ के बारे में, है ना? अक्षांश पता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जब तक ये नहीं पता होंगे तब तक आप मानसून को समझ नहीं पाएंगे, आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझ नहीं पाएंगे, आप शीतोष्ण चक्रवात को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले बेसिक कहाँ शुरू करना हमको? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या है? इसको बोलते हैं ग्लोब। एक ग्लोब होता है, एक मानचित्र होता है। दो चीजें होती, एक ग्लोब होता है और एक दूसरा क्या होता है? मैप। क्या अंतर है दोनों में? पृथ्वी की एक्चुअल इमेज कौन प्रदर्शित करता है, ग्लोब या मैप? ग्लोब। ठीक है, यानी ग्लोब ही एक रियल इमेज प्रस्तुत करता है हमारे सामने, किसकी? अर्थ की, रियल इमेज ऑफ अर्थ। ठीक है, अब सोचो, ये पूरा गोल है, हमें इस मानचित्र को अगर यहां से फाड़ दें तो ये पल्ला इधर आ जाएगा और ये पल्ला इधर आ जाएगा। यानी अगर ग्लोब को, जो गोल है, उसको अगर आयताकार ले आए तो ऐसे हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? मैप। यानी ग्लोब है 3D डायमेंशन और मैप है 2D। कभी देखना मैप में वर्ल्ड का, जो चीज यहां होगी वही चीज क्यों होगी? क्योंकि जब इसको मोड़ोगे तो ये चीज इससे मिल जाएगा। जैसे पैसिफिक ओशन जाके देखना, आज पैसिफिक ओशन तुम्हें वेस्ट में मिलेगा और ईस्ट में मिलेगा, तो क्या दो जगह फैला है? नहीं। जब आपने ग्लोब को मोड़ दिया तो पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा दूसरे ओशन से मिल जाएगा, तो तुम्हें ईस्ट में भी पैसिफिक ओशन दिखा और वेस्ट में। ठीक है, ये तो पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अगर ऐसे कर दे पृथ्वी को, तब
तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन झुकी क्यों है? क्या बताओगे इसका जवाब? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ये सबको पता है, क्लास 2 से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्यों क्यों झुकी है? क्या ये झुकाव समान रहेगा, एक समान रहेगा? क्या हमेशा पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी रहेगी? देखो कहानी क्या थी, पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है, सूरज के चारों ओर पश्चिम से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, हाँ है ना? यानी अगर मान लो सूरज ये है, तो पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूमेगी और घूमते घूमते इसका चक्कर लगाएगी। सूरज स्थिर है और पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगा रही है। ऐसे में अंतरिक्ष में एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, बहुत भारी, और जब वो टकराया होगा तो पृथ्वी पहले ऐसी होगी, टकराया, टक्कर पड़ी तो पृथ्वी कैसी हो गई? टिल्ट हो गई। और ये एंगल कितना बना? 23.5। जब ये टक्कर पड़ी तभी हमारे चंदा मामा धरती को प्राप्त हुए। तो चंदा मामा की उत्पत्ति कैसे हुई है? किसी उल्का पिंड के टकराने से। इसी से पृथ्वी का टिल्ट आया, इसी से पृथ्वी का क्या आया? 23.5 डिग्री टिल्ट। और जब ये टकराहट हुई तो पृथ्वी को मिला चंद्रमा। यहां तक बात समझ में? क्या ये झुकाव कम या ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। मान लो जैसे ही टक्कर हुई, इसके बाद एक टक्कर और बढ़ती तो 23.5 से ही हो सकता है 50 डिग्री हो जाए। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के पीछे क्या क्या प्रभाव पड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन समझ पाए? देखो ध्यान देना। और यहां पर अगर आपकी नजरें और आपके कान बोर्ड से गायब हुए तो जलवायु विज्ञान का जलवायु भी नहीं समझ में आएगी। समझ गए? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी है। इस 23.5 डिग्री के टिल्ट से पृथ्वी में क्या क्या प्रभाव दिखाई दिए? दिमाग लगाओ। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं, यही सुनते आए। क्या होता है ऐसा? अक्सर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बोलते हुए तुम्हें कोई ना कोई आदमी दिख जाएगा। क्या यह सच है? नहीं है, नहीं है ना? अगर पृथ्वी बिल्कुल ऐसी होती, देखो सोचो, इमेजिन करना सिर्फ, पृथ्वी का झुकाव कैसा है? ऐसे। सूरज, सूरज कहाँ है इसके? पूरब में कि पश्चिम में? सूरज पूरब में, तो यहां पर सूरज मामा, सूरज चाचा, ये सूरज है, ठीक। अगर पृथ्वी ऐसी होती, हमको सोचो, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े और यहाँ पे कोई आदमी टॉर्च जला लिए, तो मेरा कौन सा अंग रोशनी से होगा, कौन सा अंग बिल्कुल अंधेरे में आ जाएगा? आधा हिस्सा पूरा रोशन और ये आधा हिस्सा पूरा अंधेरा है। अगर ऐसी स्थिति होती, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, बिल्कुल सीधी होती, तब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। नहीं समझे? लेकिन पृथ्वी कैसी झुकी है? ऐसे झुकी है। सूरज की रोशनी पड़ रही है कहां पर? तो ये तो पड़ ही रही है, लेकिन कुछ हिस्सा मेरी सूरज की रोशनी का यहां भी पड़ रहा होगा। तो जैसे जैसे ही आधे हिस्से से हम आगे आए, आधे हिस्से से झुकने के कारण हम जैसे ही आगे आ गए, आगे, इस आगे होने के कारण तुम्हें कभी भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं मिलेगी। समझ गए? डे और नाइट तुम्हें 12-12 घंटे के प्राप्त नहीं होंगे। किसकी वजह से? पृथ्वी के टिल्ट होने के कारण आपको दिन और रात में असमानता पाई जाएगी। देखो कैसे। सूरज और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक है। ये टिल्ट है कैसे? ऐसे। इतना ज्यादा है? चलो यहां से मत लो, पृथ्वी का केंद्र ये होगा, यानी ये डिग्री क्या है? 0 डिग्री। और जब सीधे आओगे तो ये कौन सा एंगल मिला? 90 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। यहां से टक्कर पड़ी किसी उल्का पिंड से, पृथ्वी झुक गई, कितना डिग्री? तो कौन सा एंगल 23.5 डिग्री? ये वाला 23.5 डिग्री, ये हुआ ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष से, अगर पूछा जाए पृथ्वी का अक्ष से झुकाव कितना, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी अपने कक्ष से भी तो झुकी है, कितना झुकी होगी?
अगर पूछा जाए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है तो आप कहेंगे 23.5। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी का ऑर्बिट प्लेन का झुकाव कितना, ऑर्बिट प्लेन का झुकाव कितना या कक्षीय झुकाव कितना, तो कितना बताओगे? 90 डिग्री। ये 90 से 23.5 डिग्री घटा दिया, कितना आया? 66.5 डिग्री। यानी ये एंगल 66.5 डिग्री का होगा। अक्षीय झुकाव पूछे तो 23.5 और कक्षीय झुकाव पूछे तो 66.5। इसी झुकाव की वजह से तुम्हें दिन और रात बराबर दिखाई नहीं देंगे। देखो कैसे, ये समझ गया ना? पक्का? हाँ या ना बोलो यार। साढ़े तेईस और ये 66.5। अब पृथ्वी झुकी किधर? सूरज की ओर झुकी है। अब सोचो सूरज की लंबवत किरणें कहां पड़ेंगी? इक्वेटर पर। ठीक है। अब सोचो अगर ये झुक गई पृथ्वी, ऐसे झुका, इमेजिन करो अगर पृथ्वी ऐसी होती बिल्कुल सीधी, तो आधा हिस्सा सूरज के सामने तो दिन, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं वहां पे, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब सूरज ये है और पृथ्वी कैसी झुकी है? ऐसे। अब बताओ उजाला ज्यादा कहां पड़ रहा है, ऊपर की नीचे? ऊपर पड़ रहा है। और ये वाला हिस्सा, तो ज्यादा लंबा दिन कहां होगा और ज्यादा लंबी रात कहां होगी? अब सोचो, अब पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे 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 घूम रही है। सूरज तो ये पे ऐसे आई और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ कौन सा हिस्सा सामने आ गया? कोई भी हिस्सा आ गया, लेकिन जो हिस्सा झुका हुआ है वहां पर रोशनी, और जो है जहां पर रोशनी, जहां पर हिस्सा अंदर की है वहां पर रोशनी। बस समझ गए? यानी ऊपर के हिस्से पे हमेशा तुम्हें दिन लंबे, जैसे ही जैसे नीचे आओगे यहां पे मान लो 12 घंटे का दिन है, तो रात कितनी हुई? ऐसा समझो ऊपर वाला जो पोल ये वाला है, यहां पे क्या कभी सूरज पूरा सीधा पहुंचता है? यहां पर लंबवत है ना, लेकिन सूरज की रोशनी यहां पर तिरछी जा रही है, यहां पर तिरछी जा रही है। ठीक है। यहां मान लो अगर तुम्हें सिर्फ ऊपर इमेजिन करो, यहां इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर 12 घंटे का दिन हो रहा है, तो रात कितनी हुई? 12 घंटे का दिन हुआ तो रात कितनी हुई? 66 पास करना मेरे भाई। 12 घंटे की रात, 12 घंटे की रात। नीचे आया यहां पे, अब सोचो इसकी तुलना में यहां रोशनी ज्यादा, लेकिन यहां रोशनी, तो जैसे तुम पृथ्वी के भूमध्य, सॉरी कौन सी रेखा पर, इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे, यहां पर मान लो 14 घंटे का दिन हो गया, तो रात कितनी हुई? 10 घंटे की, 10 घंटे की रात। ऐसे ही यहां पर पहुंचे 16 घंटे का दिन, तो कितने घंटे की रात? 8 घंटे की रात। यहां आ गए 20 घंटे का दिन, 4 घंटे की रात। एक पॉइंट आ गया यहां पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगा। फिर सोचो फिर से ऐसे घूम रहे इधर आएंगे, तो अब क्या होगा? रात बढ़ेगी और दिन, यहां सोचो यहां पर होगा 24 घंटे की रात, तो दिन कितना? 0 आवर का दिन। इसी वजह से तुम्हें ध्रुव 6 घंटे, सॉरी 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यहां पर 6 महीने दिन तो यहां पर 6 महीने की, यहां पर 6 महीने का दिन तो यहां पर 6 महीने की। समझ गए क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण। समझ गए? अब सोचो अगर पृथ्वी ऐसे बिल्कुल झुकी ना होती, तो दिन और रात में असमानता होती? नहीं होती। यानी पृथ्वी के झुकाव ने दिन और रात में असमानता स्थापित कर दी, कर दी। तो एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर ये 23.5 डिग्री जो पृथ्वी झुकी है, इसका झुकाव अगर 50 डिग्री हो जाए, तो दिन और रात में असमानता बढ़ेगी कि समानता? दिन और रात में असमानता बढ़ेगी या समानता बढ़ेगी?
मेरा क्वेश्चन समझ पाए? अगर 23.5 डिग्री के झुकाव ने दिन और रात को असमान बना दिया, अगर पृथ्वी बिल्कुल 0 डिग्री झुकी होती तो दिन और रात क्या होते? समान होते। पृथ्वी का टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकने के कारण इन दिन और रात में असमानता आई। मेरा क्वेश्चन क्या है? यदि ये झुकाव और बढ़ जाता तो दिन और रात में असमानता आती कि समानता आती? असमानता बढ़ेगी ना। जैसे जैसे ये झुकाव बढ़ेगा, जैसे जैसे ये झुकाव बढ़ेगा, वैसे वैसे दिन और रात के बीच, दिन और रात के बीच असमानता भी क्या करेगी? बढ़ेगी। ये बात पकड़ पाए? पक्का? चलो आगे देखो। ये तो हो गई दिन और रात की बात। तो जैसे दिन और रात बदलते वैसे ही मौसम या ऋतुएं भी बदलेंगी। क्या कारण है? दिन और रात क्यों बदले, या दिन और रात में असमानता क्यों आई? तो आज जवाब देंगे पृथ्वी के झुकाव के कारण। वैसे जैसे अभी शाम है, थोड़ी देर बाद रात होगी, रात के बाद अगले दिन सुबह होगी, वैसे ही ऋतुएं भी तो चेंज होती हैं। अभी हमने स्वेटर पहना है तो कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। 3 महीने बाद होली के बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद बसंत, बसंत के बाद फिर से ठंडी आएगी। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन आ रहा है वो किस कारण आ रहा है? वो भी इसके झुकाव के कारण। अभी देखो कैसे, ये समझ गए ना? अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये मौसम परिवर्तन भी ऋतुओं में झुकाव, सॉरी पृथ्वी में झुकाव के कारण आता है। सारा खेल भावनाओं का। यहां पे भावनाएं काम आएंगी। कहा? हाँ देखो, कुछ दिन बताओ। जैसे तुमने सुना होगा सर्वाधिक गर्म दिन 22 जून। जून में गर्मी होती है, सबको पता है। तो एक डेट लिखो 22 जून। 22 जून सर्वाधिक लंबा दिन, ठीक है? यहां पे दिन की लंबाई ज्यादा। फिर एक लिखो 21 जून के बाद सितंबर, 21 सितंबर बसंत ऋतु, ठीक है? फिर लिखो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। फिर लिखो 21 मार्च। ये डेट लिखो पहले चार, बताते कैसे। सारा खेल इसी में समझ में आ जाएगा। ये 4 डेट आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने पिछले दिनों मकर संक्रांति मनाई ना? क्यों क्यों मनाई? मकर संक्रांति क्यों मनाई हमने? क्या हुआ होगा? 14 जनवरी अभी बीती है, क्या मनाया हमने? मकर संक्रांति। क्यों मनाया? कोई तो लॉजिक होगा कि बस खिचड़ी बनाने का मन था इसलिए खिचड़ी खा ली। क्योंकि उस दिन सूरज मकर संक्रांति पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर, ठीक है? देखो ये है 22 जून की डेट, दिख रही है? ये डेट कौन सी है? 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर और ये 21 मार्च। देखो कैसे कैसे चीजें समझ में आएंगी। सूरज स्थिर है और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगा रही है, लगा रही है। देखो पृथ्वी झुकी है, झुकी है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोला। ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखना, सूरज कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। यानी सूरज की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां फ्लक्चुएट करेंगी? हमेशा 23.5 डिग्री कैंसर से 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न के बीच ही लंबवत रहेगा। तो 22 जून को लंबवत कहां हुआ? कर्क रेखा पर। ध्यान देना थोड़ा सा, 22 जून को लंबवत कर्क रेखा पर। डेट क्या है? 22 जून। अभी सब समझा देंगे, अभी सिर्फ लिख लो। 22 जून के बाद क्या आएगा? 23 जून। तो जहां पर सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर है, 23 जून को थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 24 को और नीचे, 25 को जुलाई में और नीचे, अगस्त में और नीचे। डेट आ गई 23 सितंबर। डेट वही ना? हाँ, डेट आ गई 23 सितंबर। 23 सितंबर को
23 सितंबर। 23 सितंबर को सूरज की लंबवत किरणें कहां पड़ेंगी? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। फिर 24 सितंबर को भूमध्य रेखा के नीचे आ गई, 25 सितंबर को और नीचे, 26 सितंबर, 27, 28, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में आगे डेट 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को डेट सूरज लंबवत कहां हुआ? मकर रेखा पर। हो गया। जैसे ही मकर रेखा में 22 दिसंबर को सूरज लंबवत हुआ, 23 दिसंबर को फिर से सूरज की किरणें ऊपर होंगी। 24 दिसंबर को, 25, 26, जनवरी में, फरवरी, और फिर क्या आ गया? मार्च। जैसे ही मार्च की डेट आई 21 मार्च, सूरज की किरणें फिर कहां पहुंच गई? भूमध्य रेखा पर। फिर 22 मार्च को भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर, 23 को और ऊपर, 24 को ऊपर, अप्रैल, मई, जून, फिर आगे जून की तारीख 22 जून, सूरज की रेखा फिर से एक बार कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएंगी। क्या एक बार भी लंबवत किरणें सूरज की कर्क रेखा के ऊपर गई? क्या एक बार भी सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा के नीचे गई? इस वजह से सर्वाधिक गर्म क्षेत्र तुम्हें कौन सा मिलेगा? ये वाला, इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये वाला क्षेत्र सूरज की किरणों से हमेशा आच्छादित रहेगा। इस वजह से पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा हुआ? ये वाला। क्या मेरा बात पकड़ पाए? आ गई बातें? अब देखो यहां पर जो चित्र क्या बोलना चाह रहा है, इसको क्लियर कर दे, कर दे। चलो, हम डेट कर रहे हैं इसकी, 22 जून की बात कर रहे हैं। सोचो 22 जून को सूरज की किरणें कहां लंबवत होंगी? तो आप कहेंगे कर्क रेखा पर होंगी। क्या कर्क रेखा भारत से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती। दिन कौन सा, डेट कौन सा? 22 जून। और सूरज का, सॉरी, पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा जहां पे भारत है, ये सूरज के सामने है, और पृथ्वी झुकी भी है अपने अक्ष पर ऐसे। तो गर्मी कहां पड़ रही? कर्क रेखा। कहा गया ये, यानी ऐसे। तो सारा जो प्रकाश है, पूरा एक पुंज प्रकाश कहां जा रहा है? कर्क रेखा पर। तो कर्क वाला हिस्सा गर्म। तो 22 जून में भारत कैसा रहता है? गर्म रहता है। अब सोचो, पृथ्वी घूमी 22 जून के बाद, 23 को नीचे आएगी, 24 को, 25 को, सितंबर में सूरज की ये पृथ्वी कहां आ गई? सूरज के यहां सामने आ गई। क्या हो गया? किस रेखा पर है? 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर को सूरज की लंबवत किरणें कहां हिट कर रही हैं? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा। भारत की लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जैसे ही सितंबर का टाइम आया, हम जहां यूपी या दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर है कि नीचे? यूपी कर्क रेखा के ऊपर है, दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर है। यहां पर सितंबर में सूरज की लंबवत किरणें कहां पड़ी? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर। यानी भूमध्य रेखा से जो लंबवत किरणें हैं वो कर्क रेखा पर तिरछी हो गई। तिरछी हो गई तो यहां पे तुम्हें गर्मी का एहसास होगा कि सर्दी का? हल्की हल्की सर्दी। क्योंकि हम कहां पर हैं? हम कर्क रेखा पे हैं, और सूरज लंबवत कहां है? भूमध्य रेखा पर। जनवरी में हीटर तापते हो, तो हीटर जब तापते हो तो बिल्कुल सामने होते हो, तो गर्मी सबसे ज्यादा किसको मिली? तुमको या तुम्हारे पड़ोसी को? जब ज्यादा गर्मी हो गई तो तुम क्या कर दिए? हीटर से हट गए। अब जो सामने हीटर के सामने खड़ा उसको, तो लंबवत किरणें हीटर की कहां पड़ रही? उस व्यक्ति पर। तो सर्वाधिक गर्म कौन हुआ? और जैसे तुम हीटर से हटे थोड़ा सा, लंबवत किरणें नहीं पड़ी ना, तिरछी हो गई। किरणें तिरछी हो गई, तिरछी हो गई, और तिरछी किरणें ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर सकती। इसको ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हारे पास, मेरे पास 4 रोटी है, ठीक है, 4 रोटी, और 4 रोटी सिर्फ हमने इनको खिला दी, तो सर्वाधिक एनर्जी किसको पहुंची? जो मेरे पास था 4 रोटी, और पूरी पूरी तुमको दे दी, तो पूरी एनर्जी का ट्रांसफर मेरे द्वारा हमसे निकला, वो कहां पहुंच गया? इनके पास। इनका पेट भर गया। मेरे पास रोशनी उतनी ही है, प्रकाश, सूरज के पास प्रकाश तो उतना ही है ना। ऐसा नहीं कि सूरज पास आ गया कि दूर चला गया। सूरज तो स्थिर है, सूरज का प्रकाश भी स्थिर है। सूरज जितना आज प्रकाशित है उतना कल भी, उतना परसों भी। अब हम, मेरे पास 4 रोटी, लेकिन उन 4 रोटी को हमने बांट दिया 4 लोगों को, तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर पूरा हुआ?
एक रोटी तुमको मिली, तुम तिरछे हो गए, कम मिला इनको, और तिरछे हो गए इनको, और कम मिला तुमको। समझ गए? तो तिरछी वजह से सूरज का प्रकाश अगर यहां पे हिट करेगा तो सर्वाधिक गर्म कर देगा, क्योंकि क्षेत्र कम है और पूरा प्रकाश कहां जा रहा है, सिर्फ एक जगह। लेकिन अब सोचो इतनी जगह पे चला जाए तो सूरज यहां भी चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, यानी स्कैटर्ड हो गई लाइट। और लाइट स्कैटर्ड जब होगी तो गर्मी पैदा नहीं करेगी। बात समझे? इस समय सितंबर में कहां पर है सूरज? भूमध्य रेखा पर लंबवत है। तो जब भूमध्य रेखा पर लंबवत हुआ तो इसका यह मतलब हुआ कि मकर रेखा पर और कर्क रेखा पर इनकी सूरज की प्रकाश से सूरज की किरणें कैसे जा रही हैं? तिरछी। तो कर्क रेखा पर हम बैठे हैं तो हमें गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी? सर्दी लगेगी। लेकिन भूमध्य रेखा पर समय सर्वाधिक गर्मी। समझ गए? फिर चले हम, पृथ्वी चली, कहां चली? चलते चलते अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, और क्या आ गया? दिसंबर। अब पृथ्वी का कौन सा, यहां पे पूर्वी हिस्सा सामने आया था, यहां पर पश्चिमी हिस्सा सामने आ गया। आ गया 22 दिसंबर में सूरज किस पर लंबवत हो गया? तो आप कहेंगे मकर रेखा। भारत कहां स्थित है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा के पास। किरणें और तिरछी हो गई, हो गई। तो इस वजह से हमें 22 दिसंबर को क्या फील होगा? भयानक ठंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठा व्यक्ति, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहां है? मकर रेखा पे ना, देखो ऐसे समझो, इस समय सूरज यहां पर लंबवत है, इस समय यहां पर ऑस्ट्रेलिया देखो दिख रहा है, ये सूरज क्योंकि पृथ्वी ऐसे टिल्ट है तो सूरज में कौन सी प्रकाश जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल तरह से डायरेक्ट जा रहा है। लेकिन जो प्रकाश ऑस्ट्रेलिया को प्रकाशित कर रहा है उसकी तिरछी किरणें कहां पहुंच रही है? भारत का है, देखो ये। अब ऐसे में क्या भारत गर्म होगा? कौन गर्म हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और सूरज की तिरछी किरणें कहां जा रही हैं? भारत पर। इस वजह से भारत क्या हो गया? तो जब हम आग ताप रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग बियर पी रहे होंगे ठंडी ठंडी, है ना? और जब वहां पर ठंडी होगी तो हमारे यहां गर्मी, तो हम बियर पियेंगे। समझ गए? कभी भी देखना, जब क्रिसमस होता है, क्रिसमस किस दिन होता है? 25 दिसंबर। ये भारत में क्या स्थिति है? भयानक ठंडी। लेकिन तुम देखना ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो मना रहे होंगे उनके हाथ में क्या होगा? बियर के केन। क्यों होंगे? गर्मी है वहां पे। वहां पे तुम्हें शर्ट पहने व्यक्ति मिलेगा, यहाँ पर केजरीवाल बने रहेंगे सब लोग, इनका मफलर नहीं हटेगा। समझ गए? तो सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? पृथ्वी के कक्षीय झुकाव का। अगर ये झुकाव ना होता तो पृथ्वी आधे समय पूरी तरह से रात में होती और आधे समय पूरी तरह से दिन में। 6 महीने की ठंडी और 6 महीने की रात गर्मी, सॉरी। अभी 4-4 महीने में मौसम चेंज हो रहा है। पहले अगर ऐसा ना होता, टिल्ट ना होती, तो 6 महीने की ठंडी और 6 महीने की गर्मी। ना ही बसंत ऋतु आती, ना ही शरद ऋतु आती। समझ गया? ये कौन ला रहा है शरद ऋतु? ये जब भूमध्य रेखा पर सूरज लंबवत है तब शरद ऋतु मना रहे हैं हम लोग। हल्का हल्का सुहाना मौसम, है ना? स्वेटर पहनने का भी मन नहीं करेगा और ज्यादा तेज बाइक चलाओगे तो ठंड भी लगेगी। सारा खेल किसका है? समझ गए? बस पृथ्वी अगर झुकी ना होती तो सारा खेल ना होता और हम यूपीएससी में भी ये सब ना पढ़ रहे होते। हाँ, कामयाब रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब ये मत पूछना कि 23.5 डिग्री ही क्यों झुकी, इसका जवाब नहीं मेरे पास। 21.5 भी हो सकता था, 25.5 भी हो सकता था, 23.5 में ही टक्कर पड़ी है, वो अलग बात है। अब वो, हाँ, और क्या, किस्मत की बात थी कि 23.5 झुकी। 50 होती तो 9 महीने की गर्मी और 3 महीने की सर्दी। समझ गए ना? अगर पृथ्वी ऐसे हो जाती तब असमानता बढ़ती। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। समझ गए ना? पक्का? आगे चले? चलो, गुड, धन्यवाद। अब एक चीज और देखो, तो दिन और रात कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। मौसम कैसे परिवर्तित हो रहा है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव। ऋतुएं कैसे परिवर्तित हो रही है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। अब ये अक्ष क्या है? ये भी तो जानो, पृथ्वी है।
पृथ्वी के केंद्र में इमेजिन करो, केंद्र कहां पर होगा? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, ठीक है, समझ गए ना? अब इमेजिन करो यहां से तुमने कोई डंडा डाल दिया जो पृथ्वी के केंद्र से छूकर और पृथ्वी को बाहर आते हुए निकल आया। ये कितना बड़ा डंडा हो तुम्हारे पास कि तुमने डाला पृथ्वी पर और बिल्कुल केंद्र को टच करके यहां तक निकाल लिया, निकाल लिया। तो जैसे ही तुमने पृथ्वी के केंद्र पे डंडा डाल के बाहर निकाला तो ये कैसा हुआ? ये कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल कौन सा बना रहा है? नहीं, कोई एंगल नहीं बना रहा, जीरो है, जीरो है ना, जीरो एंगल यहां से। ये है क्या है? एक रॉड है जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर आ गई, ठीक है, एंगल क्या है? जीरो। ये एंगल जीरो तो ये भी जीरो, ये सब जीरो ना, इस तरह से ये भी जीरो हो गया, हो गया, ये जीरो तो ये यानी एक ही पॉइंट पे जो भी बिंदु मिलेंगे सब उनका एंगल होगा जीरो, ठीक है, यानी ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। और जब सभी बिंदु जो 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं यदि उनको आपस में मिला दो तो हमें एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। सोचो, डंडा अंदर है, बाहर निकाला, यहां पे हुआ तो कौन सा एंगल? ये कौन सा एंगल? ये कौन सा? कौन सा? और सब में तुमने गोल गोल मिला दिया तो क्या मिला हमको? वृत्त मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत। विषुवत वृत्त आ गई, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम? इक्वेटर। बोल दिया? अरे हाँ या ना? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। इसको बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं देशांतर। तो लेटा हुआ अक्षांश, लेट, याद रखने के लिए, लेटी मतलब लेटा हुआ, अक्षांश कैसे होंगे? लेटे हुए, और लॉन्गी लंबे लंबे क्या होंगे? देशांतर। अगर भूल जाओ तो कम से कम ऐसे याद रख लेना, ये अक्षांश हमेशा लेटे हुए होंगे और लॉन्गिट्यूड हमेशा लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। तो पृथ्वी के ऐसे ऐसे अगर समानांतर विभाजन किया जाएगा तो उनको क्या कहेंगे? अक्षांश। और पृथ्वी का अगर ऐसे ऐसे विभाजन किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? क्या बात पकड़ पाए? चलो अब देखो, 0 डिग्री मिल गया हमको। अब हमको 1 डिग्री का अगर एंगल ढूंढना है, सॉरी 1 डिग्री का एंगल ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? ये है 0 डिग्री। अब 1 खींचोगे तो, या 10 खींचना तो कितना? 20, 30, 40, 60, 70, ये कितना हो गया? ये एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री का कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। 2 का 3, 23.5 मिल जाएगा। जैसे ही 23.5 का मिला ये एंगल, ये कौन सा एंगल होगा? 23.5 का। ये कौन सा? और जब 23.5 सभी 23.5 को मिला दिया तो हमें क्या मिला? एक वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री। यानी 23.5 डिग्री के सभी बिंदुओं को जब हम आपस में मिला देंगे तो हमें कर्क रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार का अगर 1 डिग्री खींचना तो यहां, 23.5 खींचना तो यहां, ये भी कौन सा होगा? 23.5 मिला दो, कितना हो गया? 23.5 डिग्री। नॉर्थ की साउथ? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक समानांतर रेखाएं खींचेंगी। कितनी खींचोगे? कितनी रेखा खींचेंगी? विश्वत 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 10, 20, 25, 50, 90। तो आधा नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितनी डिग्री आ गई? 90 लाइनें। यानी यहां से जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हमें कितनी लाइन मिलेंगे? कितने अक्षांश? 90 अक्षांश मिल गए।
ठीक नीचे आएंगे तो यहां तक मिलेंगे कितने, 90 अक्षांश। तो अगर पूछा जाए पूरी पृथ्वी कितने अक्षांश से विभाजित है, 181। 90 90 और एक ये, तो 90 प्लस 90 और प्लस कितना हो गया, 181 अक्षांश खींचे गए हैं पृथ्वी पर। दीज और ऑल इमेजिनरी लाइंस, ये सभी क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या कोई खींचने गया होगा क्या, इतना बड़ा फीता मिलेगा किसी को लाइन खींचने के लिए, तो ये सब काल्पनिक है, ये दिमाग में रखना काल्पनिक है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन खींचने गया नहीं है, समझ गए, क्यों खींची गई काल्पनिक रेखा, उसके लिए टू फाइंड द लोकेशन। किसी भी चीज की लोकेशन जानने के लिए अक्षांश और देशांतर सर्वाधिक उपयोगी है, समझ गए। तो 90 और 90 और प्लस 1 कितनी हो गई, ये तो अक्षांश है। अगर पूछा जाए वृत्त कितने प्राप्त होंगे, नहीं समझे। अगर पूछा जाए पृथ्वी में कितने अक्षांश है तो आप कहेंगे 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी में कितने वृत्त खींचे गए तो क्या बताओगे, सिर्फ दिमाग लगाओ, साइंस मैथ ये सब काम आएगी। 3 नहीं तो, अरे जैसे 1 डिग्री वाला भी तो एक एक से सब मिलाओगे तो एक पूरा वृत्त हो गया। कितने वृत्त खींचोगे, ध्यान देना। यहां पर आते आते यानी नॉर्थ पोल कोई सिर्फ एक बिंदु है, यहां पर तो एक ही बिंदु हुआ ना, इसके बाहर कोई बिंदु मिलेगा, बाहर मिलेगा तो बाहर से कोई मतलब नहीं। यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, क्या एक बिंदु से कोई वृत्त खींच सकता है, खींच सकते हो, इस बिंदु से वृत्त खींच सकते हो। वृत्त खींचने के लिए तुम्हें कई सारे बिंदुओं की आवश्यकता, तो एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु, तो यहां पर वृत्त नहीं खींचेगा, यहां पर वृत्त नहीं खींचेगा। कितना हो गया 181 माइनस, तो पूरी पृथ्वी पर वृत्त खींचे गए 179 और अक्षांश खींचे गए 181। आवे की जावे आ गया। हो गया। अब सोचो, आप खड़े हैं 1 डिग्री अक्षांश पर, 1 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड को पैरेलल भी बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होना, या तो 1 डिग्री पैरेलल लिखोगा या 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा। और तुम पहुंचे 1-2 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो तुमने कुछ दूरी तय की होगी। ये दूरी कितनी होगी, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री अक्षांश में जाने पर आपने कुछ दूरी तय की होगी। वो दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। लिख लो, 2 अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। यानी अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो आपने 111 किलोमीटर दूरी तय की होगी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट देखो, लैटिट्यूड समझ गए, आ गया। अब दूसरा समझो, लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में देशांतर। पृथ्वी है ये 0 डिग्री। अब ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बहुत जल्दी आए आप अनर्थ हो जाएगा, अब कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि ये यूट्यूब में क्लास पढ़े, ठीक है। चलो फिर भी कोशिश करो जहां तक समझ में आए। कितना है ये, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल से, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाना है, किसके माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से। ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पृथ्वी को सोचो, मेरी उंगलियों में है ये पृथ्वी, बीच में है। ये नीचे वाला हाथ साउथ पोल वाला और ये नॉर्थ पोल वाला हाथ। अब इसको ढकना है, तो हर एक पॉइंट से कितनी रेखाएं खींचेंगे हम, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। 0 डिग्री, 1 डिग्री,
2 डिग्री, 3, 4, 5, ऐसे पूरी कितनी रेखा खींचेंगे? एक गोला कितना होता है वृत्त में? तो देशांतर कितने हो गए? देशांतर हो गए 360। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर। मिला दो, मिल गया। कितनी खींचेंगी? 160। लेकिन सारे देशांतर एक जगह जाके मिलेंगे, ये 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 इमेजिन कर पा रहे हो? पॉइंट क्या है? सभी का मिलन बिंदु एक। कहां पर? तो 360 रेखाएं जो खींची हैं वो सब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं। ठीक है। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी थी? 111। इसका मतलब क्या था कि एक अक्षांश हमेशा दूसरे अक्षांश से 111 किलोमीटर दूरी पर होगा। देशांतर के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी? क्या ये एक समान दूरी लग रही है? यहां पर देशांतर की दूरी कितनी है दो देशांतरों के बीच? कम, 0। पॉइंट एक ही है ना। तुम एक पॉइंट से ये लाइन खींची, इसी पॉइंट से दूसरी खींची, इसी पॉइंट से तीसरी खींची, इसी से चौथी खींची। अब यहां पूछा जाए इस पॉइंट में इन चारों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 0। लेकिन यहां पर दूरी है, यहां तो दूरी है ना, इस पॉइंट की इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये दूरी बढ़ गई यहां पर। लेकिन सब जाके जहां मिल गए, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो देशांतर के बीच की दूरी 0। नीचे आ रहा हो तो नीचे आते आते तुम्हें दिख रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ रही है। तो अगर पूछा जाए दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर? भूमध्य रेखा। कितना? 111.32 किलोमीटर। कहीं कहीं 111.16 किलोमीटर भी लिखा है जी। सर्वाधिक दूरी देशांतरों की भूमध्य रेखा पर होगी और न्यूनतम दूरी 0 कहां पर होगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। गुड। The minimum distance between two longitudes in North Pole and South Pole, and the maximum distance between 0 तो पोल पे मिल रही ना, यहां तो 0 ही है ना। सर्वाधिक कहां होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। भूमध्य रेखा पर अगर देशांतर है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो, हम अक्षांश और देशांतर क्यों खींच रहे हैं? ताकि हम किसी एक देश या एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के संदर्भ में उसकी सही लोकेशन पता कर पाए। नहीं समझे? अभी तुम्हारे पास वो है ना गूगल मैप, लेकिन क्या इस समय गूगल मैप होगा? तो अगर कोई कहे यूके से भारत इतनी दूर ईस्ट पर है, तो ईस्ट और वेस्ट कैसे बता पाए हम? जब हमने ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स खींचे। अगर ना होते तो यूके के संदर्भ में भारत की दूरी या भारत के संदर्भ में जापान की दूरी कितनी है यह पता करना मुश्किल, असंभव हो जाता है, भटकते रहते। तो अक्षांश और देशांतर का सही यूज क्या है? टू फाइंड द लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन एंड एलोकेशन ऑफ टाइम। ये टाइम की चर्चा कल करेंगे कि हम कैसे कैसे टाइम की बात करेंगे। अभी देखो सिर्फ लोकेशन। ठीक, हमें किसकी लोकेशन जाननी है? भारत की जाननी है। यानी बोलो भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया इन अर्थ, लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन जानने के लिए तुम्हें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की दोनों की आवश्यकता होगी। अगर एक जगह आप अक्षांश देखेंगे तो लोकेशन नहीं पहचान पाओगे, और सिर्फ देशांतर मिलेंगे तो लोकेशन, यानी लोकेशन के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। ये याद कर लेना। भारत की अवस्थिति बताते कैसे? इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये कौन सा विस्तार? अक्षांशी। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये याद कर लो। ना याद हो तो कुछ तिकड़म लगाओ कि याद हो जाए। इसमें कुछ है दिक्कत? कुछ है कॉमन है जो याद हो जाएगा? मान लो तुम सब कुछ भूल ही गए। नहीं, वो तो ये बता रहा है कि पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में। इससे क्या पता चल रहा है? पूरा भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। इससे क्या पता चल रहा है? कि पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी ईस्ट में। तो भारत की लोकेशन पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं है? गुड। और बताओ, अगर मान लो ना याद हो तो देखो, 8 डिग्री से 37 डिग्री कितना अंतर है? 68 से 97 में कितना अंतर है? तो भारत की किस्मत अच्छी है कि उसका अक्षांशीय और देशांतरी जो अंतर है वो दोनों क्या है? 29। तो अगर सब कुछ भूल जाओ तो कम से कम 8 याद रखना। ये तो याद रखोगे 8 से शुरू हो रहा है, तो 8 में 29 जोड़ देना, क्या मिल जाएगा? 37। 68 याद रखना, 29 जोड़ लेना, क्या मिल जाएगा? 97। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप ये पूरा एज इट इज याद रखें। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी पूरी तरह से भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो देखो कैसे भारत की लोकेशन पता चलेगी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बड़ा बनाओ। 0 डिग्री, ठीक है। यानी ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 है, होगा। अब सोचो, अभी क्या देखा था हमने? यहां पे लिख लो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहां होगा भारत? ऊपर कि नीचे? अभी नहीं पता, ये ऐसे नहीं पता चलेगा। 8 डिग्री यहां भी तो हो सकता है। इससे पता चला कि फिलहाल भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ले आओ कैसे? 0 डिग्री ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 मान ले लगभग। 8 यहां पे, 23.5 डिग्री ये था, इसके ऊपर 37.5 ये। यानी 2 लाइन मिल गई हमें। भारत या तो यहां पर होगा, इस लाइन के बीच में कहीं होगा, और या इस लाइन के बीच कहीं होगा भारत। कहां होगा अभी नहीं पता, समझ गए? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगी। देशांतरी विस्तार क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या पता चला? भारत पूरब में है। अब ये बताओ, ये है पॉइंट, मिड पॉइंट। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर, यानी भारत इसके इधर होगा। बात समझ गए? कैसे होगा? क्या लिखा है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कहां होगा? चलो, 23.5 ये था, क्या था? लेकिन अब हमें देशांतरी विस्तार देखना है। 0 डिग्री ये है, कितना होगा? यहां पहुंचे, यहां पर आके 0, ये 90 मिल जाएगा देशांतर का, मिल जाएगा देशांतर का। तो 68 कहां होगा? थोड़ा सा अनुमान लगाओ, लगभग लगभग हो सकता है यहां हो जाए। हो जाए? नहीं होगा? 0 से यहां तक 68 हो सकता है। एक लाइन मिल गई हमको, ये वाली। क्या? हाँ, कौन सा? कौन सा? कौन सा 66.5 है? हाँ हाँ, भाई साहब वो अक्षांश है, वो देशांतर है। हम यहां से गिन रहे हैं।
अरे ठीक है यार, लोकेशन कैसे फाइंड करें ये बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, मेरे पास नहीं है वो दिशा सूचक यंत्र, से बता रहे कि कैसे फाइंड करना है आपको। मान लो एक पॉइंट मिल गया, ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा ढूंढना है, अब बताओ, यहां से चले तो कहां पहुंच गए, 90। अब 90 के बाद तो खत्म, फिर क्या करोगे, घूम जाओ दोबारा, घूमो, पृथ्वी गोल है ना, तो 90 यहां पे तो 91 इसके पीछे होगा, 90 91 92 93 यहां पे आ गए ना, तो लगभग लगभग 97 डिग्री 25 मिनट तुम्हें यहां मिल जाएगा। समझ गए, लोकेशन पता चली कहां पे होगी, इसके बीच, इसके बीच। अब देखो भारत की लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, लगभग समझ लो एक बताने का तरीका है। छू गया, पूर्वी विस्तार, सॉरी पश्चिमी विस्तार, अरे यार जो भी है, सारा खेल किसका है, भावनाओं का। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये पॉइंट मिल गया, 8 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी नॉर्थ और नॉर्थ मिल गया। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये निकल आया। अबे यार, चलो ठीक है, ये पॉइंट बताओ, 8 डिग्री 4 मिनट, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ठीक है, समझ गए, जवाब दो। कहाँ मिलेगा ये, भारत के अंदर मिलेगा कि बाहर मिलेगा, दोनों पॉइंट। अंदर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, 12 डिग्री नॉर्थ कहाँ मिलेगा, 12 डिग्री नॉर्थ बताओ कहाँ मिलेगा, A B C D कहाँ मिलेगा, गुड, 12 डिग्री मिल गया सी पर, गुड। 78 डिग्री ईस्ट कहाँ मिलेगा, लो ऑप्शन लो, A B C D, हाँ हाँ CD, कहाँ मिलना चाहिए, चलो थोड़ा सा ले लो, मिल जाएगा, चलो समझ गया ना, बताओ 90 डिग्री ईस्ट कहाँ मिलेगा, अरुणाचल के पास, अरुणाचल के पास, या मिलेगा ना। अगर ये अक्षांश और देशांतर क्लियर है तो आप किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, पक्का, थोड़ा सा और लो। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर रही है, तो कितने डिग्री घूम रही होगी, 360, या इसको ऐसे कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का टाइम लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, क्या
24/360 कितना निकला? 6 × 24, 4/10 मिल गया। गुणे 24 घंटे, मिनट में चेंज करोगे किससे करोगे? 60, 10 छक्के 24, गलत हो गया। हाँ क्या क्या क्या? हाँ 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 24, वही तो कर रहे थे यार। 24 × 60/360। तो यानी 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमेगी तो कितना टाइम लगाएगी? 4 मिनट। समझ गए? नहीं समझे? 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा रही है? 4 मिनट। यहां से तुम्हें टाइम फाइंड करने की आसानी होगी। देखो है ना, ये कौन सा पॉइंट है? ईस्ट। और ये कौन सा पॉइंट है? सूरज पहले कहाँ निकलेगा? पूरब से निकलता है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटे का टाइम लगेगा कहाँ पहुंचने में? गुजरात। यानी मान लो सुबह 5 बजे अगर सूरज की किरण पड़ी अरुणाचल पे, तो वही सूरज की किरण 7 बजे पहुंचेगी। कैसे? कैसे? कितने का अंतर है दोनों के बीच? डिग्री में बताओ। 25 कितना? 29 डिग्री है। अब सोचो, अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों का टाइम मानोगे कि गुजरात वाले लोगों का टाइम मानोगे? क्या अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है? अगर टाइम सेम ना हो ना, अनर्थ हो जाए। यूपीएससी का सेंटर पड़े यहां पर, 9 बजे पेपर शुरू होता है, 9 पहले यहां बज गए, तो यहां आते आते पेपर आउट। नहीं होगा? क्या किया गया ऐसा? टाइम को कैलकुलेट करना है ना। नहीं समझे मेरी बात? टाइम को कैसे कैलकुलेट करोगे? गुजरात की बात मानोगे कि अरुणाचल की बात मानोगे? तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। क्या? ना इसकी ना इसकी, इसका आधा कितना होगा इसका औसत? इसके बीच का बताओ मामला क्या है? 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में, 68 और 97 डिग्री के बीच में 14.5 क्या? तो कितना? कहां पर? सीसेट 72 डिग्री। सीसेट पास नहीं होगा बेटा 72 बोलोगे तो 72 निकाल पा रहे हो तुम कि 82.5 निकलेगा? 82.5 निकलेगा। एक लाइन खींची गई यहां से, कितना? 82.5, 82.5 डिग्री। और यहां से कहा गया यहां से टाइम का कैलकुलेशन होगा। इसके और इसके बीच में क्या मिलेगा? 97 68 के बीच में ना तेरी ना मेरी, चल बीच की बात रख लेते हैं, वो बात 82.5 डिग्री। 68 डिग्री यहाँ पे, तुम 14.5 डिग्री यहाँ पर आगे आए, तो कहाँ मिल गए? 82.5। ये भी भाई आया, मांडवाली हो रही ना दोनों के बीच। थोड़ा तुम आओ थोड़ा हम आएंगे, प्यार हो जाएगा। हो गया? हाँ, और इसमें 14.5 घटा दिए। ना तेरी ना मेरी, कहाँ मिला पॉइंट? कहाँ मिला? प्रयागराज में एक जगह है नैनी, और नैनी के नीचे ही एक जगह है कालीन भैया। कौन सी जगह? कालीन भैया की, हाँ मिर्जापुर। हे भगवान, यहां से तुम्हारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलता है, इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर से। यहां से टाइम एलोकेट होगा, यहां बजेगा रात के 12, और यहां से टाइम इधर इधर। घड़ी कहाँ में ले जाएगी? प्रयागराज में, नैनी के पास। आई बात समझ में? खाओ कसम। ठीक है, अब ये कौन सा पॉइंट मिल गया? ये मिल गया 82.5 डिग्री। क्या मिला? ईस्ट की वेस्ट?
ईस्ट मिला। भारत कहां पर है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अब देखो ईस्ट कैसे कह रहे हैं, एक लाइन है जो बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बताया था कहां से निकल रही है, यहां से। कहा गया भाई मेरा लंदन, ये है, यहां से निकल रही है ग्रीनविच 0 डिग्री। इंग्लैंड कहाँ है यार? हम्म इसमें दिख क्यों नहीं रहा? एक तो हिंदी वाला लेके आया तुम लोग यार, अनर्थ हो जाएगा। ये ठीक है, लंदन मिल गया, ये जगह है। ये जो लाइन गई है इसको माना है गया 0 डिग्री, यानी पूरे विश्व का टाइम कैलकुलेट कहां से होगा? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी बोलते हैं इसको। जीएमटी को माना गया क्या? 0। यहां पे घड़ी होगी 0.00। ठीक है, ईस्ट में आए तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट में गए तो टाइम घटेगा। लंदन के संदर्भ में भारत कहां पर है, आगे की पीछे? ईस्ट में। तो याद रखना लंदन यानी यूके से इंडिया के बीच टाइम अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। हवा में आ गया? नहीं आ गया, कैसे? देखो कैसे। जीएमटी क्या है? 0 डिग्री। भारत का टाइम कहां से मेजर हो रहा है? 82.5 डिग्री हो रहा है। कितने का अंतर है? कितने का अंतर? 82.5 डिग्री का। पृथ्वी 1 मिनट में कितने, 1 मिनट 1 डिग्री कितने, 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री में 82.5 इंटू कितना हो गया? क्या हो गया ये? सही है? हाँ सही है। 330 मिनट आ गए। 330 मिनट कितने होते हैं? 60 से कितना हो गया? 6 पंचे 30, 5 घंटे, कितना बचा? 30 मिनट। आगे पीछे? आगे। समझ गए? यानी अगर इंग्लैंड में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो भारत में बाप रे बाप, रुक जा। पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू, ज्यादा हो रहा है क्या? ये कंटिन्यू कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक क्लियर हो गया था। अक्षांश क्या है ये समझ गए थे? देशांतर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5। पृथ्वी का कक्षीय तल कितना झुका हुआ है? 66.5। ये झुकाव की वजह से ही दिन रात में असमानता आई है। इस झुकाव के कारण ही दिन रात चेंज होते हैं। इस झुकाव के कारण ही ऋतुएं परिवर्तित हुई। ये सब समझ में आ गया? 22 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों, सबसे गर्म दिन क्यों? क्योंकि इस 22 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत है। 22 जून के बाद 23 जून आएगा तो कर्क रेखा से नीचे आएगा। पहले की बात क्या देखी थी हमने कि सूरज कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा, यानी सूरज हमेशा यहां पर फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो सूरज की किरणें ना ही कभी लंबवत किरणें, लंबवत किरणें ना ही कर्क रेखा को पार करेंगे ना ही मकर रेखा को पार करेंगे, होंगे। ये देख लिया हमने। फिर हमने क्या देखा, क्या देखा था फिर? अभी टाइमलाइन कल कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, ज्यादा हो रहा है तो रहने दो। चलो एक जवाब दे दो बस हमको, एक जवाब दे दो बस। क्वेश्चन लिखो, कमेंट करना। निम्न में से देखिए कितना पकड़ पाए। किस स्थान पर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होंगी? ऑप्शन लो। कर्नाटक,
महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है इसका जवाब देना कमेंट पे, ठीक है। भर दो मेरे कमेंट को बॉक्स, कमेंट बॉक्स को कमेंट से भर दो, ठीक है। जवाब देना है इसको। अगर चीज़ क्लियर हुई है क्लास तो ये इसका जवाब हमें आप सभी लोग कमेंट में पिन करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर भगवान जाने, कल देखते हैं फिर, ठीक है।